नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शहीद उद्यान सिगरा में आयोजित 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतिम दिन 59 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। काशी में शुक्रवार को सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। सिगरा स्थित शहीद उद्यान में आयोजित 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतिम दिन 59 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। खास बात यह रही कि एक ही परिसर में जहां एक और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 24 हिंदू जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए, तो वहीं दूसरी ओर 34 मुस्लिम जोड़ों ने अपनी रवायतों के अनुसार निकाह कबूल किया। मंत्रों की गूंज और निकाह की आयतों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर दिया, वहीं गंगा जमनी तहजीब को जीवंत कर दिया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों ने पुष्प वर्षा कर नवदंपतियों के सुखद भविष्य की मंगल कामनाएं की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह भारत की असली और समावेशी तस्वीर पेश करता है। किसी भी गरीब परिवार के लिए बिटिया की गरिमापूर्ण विदाई सबसे बड़ी चिंता होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से संचालित इस योजना ने गरीब की यह चिंता हमेशा के लिए दूर कर दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन बधाई के पात्र है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जोड़े राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। पूर्व एमएलसी अशोक धवन ने नवविवाहित जोड़ों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना केवल एक आयोजन नहीं बल्कि निर्धन परिवारों के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प है। आज ये जोड़े अपने नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवविवाहित जोड़े अपनी उन्नति की नई गाथा लिखने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। सामूहिक विवाह के माध्यम से सरकार ने साबित किया है कि समाज की हर बेटी की जिम्मेदारी शासन की है। आज इन जोड़ों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि, उपहार और प्रमाण पत्र सौंपते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। इस कल्याणकारी योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर कुल 1 लाख रुपए व्यय किए गए। इसमें कन्या के खाते में सीधे 60,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई, जबकि 25,000 रुपए की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 15,000 रुपए प्रति जोड़ा विवाह की भव्य व्यवस्थाओं पर खर्च हुआ। इस गरिमामयी समारोह में पार्षद मदन मोहन तिवारी, श्याम भूषण शर्मा, विनीत सिंह, अपर नगर आयुक्त सविता यादव सहित नगर निगम व समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक साक्षी बने। ये सौभाग्य का दिन है कि काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामूहिक विवाह योजना के आयोजन हमारे काशी के सम्मानित महापौर आदरणीय अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन जो हुआ है। एक तरफ शादी में मंत्रोच्चार हो रहा था, दूसरी तरफ निकाह पढ़े जा रहे थे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और यहाँ के जो आयोजन है आदरणीय अशोक तिवारी जी और उनके नगर निगम की टीम को काशी की जनता की तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम निश्चित रूप से भारत की एक असली तस्वीर पैदा करता है। आज यहाँ पे हम लोगों ने साक्षात देखा कि एक तरफ मंत्रोच्चार हो रहा था, दूसरा तरफ निकाह की पवित्र आयतें पढ़ी जा रही थी। अपने आप में एक अलग तरह का दैविक वातावरण था और काशी तो इस सब चीज़ के लिए जाना जाता है। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शहर के मेयर श्रीमान तिवारी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसा सुंदर आयोजन किया और समाज की एक ऐसी मिलीजुली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की, जहां पे संभवतः ये सीधे तौर पे परिलक्षित होता है कि भारत सभी का देश है, यहाँ सभी समान हैं, सभी को समान अवसर हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ यह भी पता चलता है कि जो एक गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती थी कि कैसे बेटी की शादी करूँगा, उसका एक सुंदर उपाय हमारी सरकार ने निकाला है। निश्चित रूप से इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही बधाई की पात्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा को लेकर बनी फिल्म शतक का शुक्रवार से पूरे भारत में प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा को लेकर एक प्रभावी फिल्म शतक का प्रदर्शन संपूर्ण भारत में आरंभ हो रहा है। इस फिल्म को लेकर राष्ट्र प्रेमी समाज जन में अत्यंत उत्साह तथा जिज्ञासा भी है। इस फिल्म के विशेष प्रीमियर शो का आयोजन वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित जेएचवी मॉल में संपन्न हुआ। संघ के ऊपर बनी फिल्म बहुत सुंदर खूबसूरत बनाई गई है।
यह देश की आम जनता पर गहरी छाप छोड़ेगी। फिल्म निर्माता ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के बाल्यकाल से लेकर बाबा साहब देवरस तक का जीवंत उदाहरण दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के 100 वर्षों के इतिहास पर बनी फिल्म शतक आज शुक्रवार को देश भर में रिलीज हो रही है। यह फिल्म डॉक्टर हेडगेवार द्वारा संघ की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा, प्रमुख घटनाओं, संघर्षों और समाज के प्रति योगदान को दर्शाती रही है। यह फिल्म 1925 से लेकर अब तक के 100 वर्षों के प्रमुख पड़ावों, विचारधारा और देशभक्ति के प्रसंगों को पर्दे पर पेश करती है। वीर कपूर निर्माता हैं, आशीष तिवारी को प्रोड्यूसर हैं और आशीष मल्ल ने निर्देशन किया है। फिल्म के हिंदी संस्करण में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने नैरेशन आवाज दिया है। यह फिल्म डॉक्टर हेडगेवार के त्याग और संगठन के अनुशासित सफर को जीवंत करने का प्रयास है। यह फिल्म मुख्य रूप से संघ के शताब्दी वर्ष 100 साल के उपलक्ष्य में लाई गई है, जो आम दर्शकों के लिए भी प्रेरणादायक होने का दावा करती है। फिल्म में भारत माता की जय, माधव की जय, केशव की जय, जय शिवा सरदार की आदि नारों से हॉल गुंजायमान रहा। आज जो कि 100 वर्ष पूर्ण होने पे शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उपलक्ष्य में आज जो शतक मूवी रिलीज हुई है और हम सभी लोग यहाँ पे देखने आए हैं। निश्चित ही मेरा सबसे निवेदन है कि हम सभी को ये पिक्चर नहीं, ये एक प्रेरणा स्रोत है जिसको देखना चाहिए। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं वो राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं और हमें एक रूपता और एकजुटता के लिए हमेशा ये संदेश हमें प्राप्त होता रहता है। हमें युवाओं को भी आज राष्ट्र है तो हम हैं, इस भाव से ही कार्य करना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग एक व्यक्ति निर्माण का करते हैं, एक व्यक्तित्व निर्माण का करते हैं, जिससे कि एक हमारे अंदर भावना आती है कि राष्ट्र और समाज के प्रति हमारी जवाबदेही तय हो और हम उनके लिए सदा ही समाज हित के लिए कार्य करते रहे, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते रहे। जय हिंद, जय भारत। केसरवानी पार्क नवाबगंज में स्थापित सरकारी ट्यूबवेल से अज्ञात चोरों द्वारा संपूर्ण विद्युत सामग्री चोरी कर लिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत नवाबगंज क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति के चोरी की गंभीर घटना सामने आई है। वार्ड दुर्गाकुंड मोहल्ला नवाबगंज स्थित केसरवानी पार्क में स्थापित सरकारी ट्यूबवेल से अज्ञात चोरों द्वारा संपूर्ण विद्युत सामग्री चोरी कर ली गई, जिससे पूरे क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। मिली जानकारी के अनुसार 20 जनवरी की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेलूपुर जोन 1 के दुर्गाकुंड वार्ड क्षेत्र में स्थापित उक्त ट्यूबवेल का केबल, पैनल एवं उससे संबंधित समस्त आवश्यक उपकरण उखाड़ कर चोरी कर लिया गया। यह ट्यूबवेल आसपास के कई मोहल्लों को पेयजल उपलब्ध कराता था। चोरी की इस घटना के बाद नलकूप पूरी तरह बंद हो गया, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो गई है। जलपूर्ति ठप होने के कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष कठिनाई झेलनी पड़ रही है। पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता प्रभावित होने से जनता में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। इस प्रकार की चोरी न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि विभाग एवं सरकार की छवि को भी धूमिल करती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना की गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सार्वजनिक नलकूपों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नियमित पुलिस गश्त और निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि आम जन को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जनता को उम्मीद है कि प्रशासन शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएगा और क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था बहाल कराएगा। लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हमारे क्षेत्र के चौकी इंचार्ज महोदय, क्षेत्रीय जनमानस के प्रयास से देखा गया, तो प्रतीत हो रहा है कि 1 बजे से 3 बजे के बीच की गुरधाम कॉलोनी और नवाबगंज के मध्य में केसरवानी एक्सरे के सामने निर्माणाधीन पार्क में ट्यूबवेल का ताला तोड़कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, जिससे कि बिजली आपूर्ति होती थी और ट्यूबवेल का निर्बाध पानी लगभग 400 घरों को जाता था, रंजिशवश, किसी कारणवश या चोरी के उद्देश्य से चोरी कर लिया गया। प्रातः क्षेत्रीय जनमानस ने अवगत कराया। 8 बजे से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। 9:30 बजे तक चौकी इंचार्ज महोदय दुर्गाकुंड भी आ गए।
अपने सूत्रों से लगातार ये तफ्तीश भी कर रहे हैं। जलकल के सभी कर्मचारी मौके पर उपस्थित हो गए। रमजान का महीना चल रहा है, तो पानी न जाने से क्षेत्र में आक्रोश भी व्याप्त है। हिंदू घरों में भी पानी नहीं जा पा रहा है। क्या कारण हो सकता है, अभी जांच का विषय है। कितने की लागत की रही होगी? जैसा कि जलकल के कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1,50,000 का ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, जिससे कि बिजली की व्यवस्था ट्यूबवेल को दी जाती थी और ट्यूबवेल चल पाता था। रेनबो गेस्ट हाउस लंका में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। लंका थाना क्षेत्र में स्थित रेनबो गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर प्राप्त सूचना के आधार पर एसीपी मुख्यालय अपूर्वा पांडे के नेतृत्व में एसओजी 2 टीम ने शुक्रवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि लंका क्षेत्र के रेनबो गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। छापेमारी के दौरान 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किए गए। इनमें 2 दलाल, होटल संचालक, भवन स्वामी और एक ग्राहक शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जफर उर्फ राज उर्फ गुड्डू, राजू यादव, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार ग्राहक और अनिल पांडे भवन स्वामी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 9 टच स्क्रीन मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, पेटीएम और गूगल पे के QR कोड, 1 पेटीएम पेमेंट मशीन रजिस्टर, 4 प्रयुक्त और 21 अप्रयुक्त कंडोम तथा तलाशी में 10,070 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद डिजिटल भुगतान साधनों से अवैध लेन देन के संकेत मिले हैं। प्रकरण में थाना लंका पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है।
इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएनबी कॉन्वेंट स्कूल शिवपुर में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शिवपुर तन्ना स्थित एसएनबी कॉन्वेंट स्कूल में तब देखने को मिला जब यहां विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय में लगाए गए इस प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में छात्रों ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रकाश संश्लेषण, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रेन डिटेक्टर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर ओवन, इंडोपॉक बॉर्डर, नेचुरल क्लाइमेट इफेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वाटर साइकिलिंग, बस स्टैंड के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की जानकारी जैसे विविध विषयों पर आकर्षक और ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए। इस साइंस एग्जीबिशन में पूर्व न्यायाधीश श्री DL श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और एक एक बच्चों के स्टॉल पर जाकर उनके मॉडल को देखा और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वहीं विद्यालय के चेयरमैन PL श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानाचार्य दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत व सम्मान किया। इसके अलावा राष्ट्रीय मंडल के अध्यक्ष विवेक पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष DL श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों का प्रयास बेहद सराहनीय है। उनके द्वारा जो विषय चुने गए हैं यह देखकर बहुत खुशी हुई है। बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति जो उत्साह और जानकारी देखने को मिली वह आने वाले समय में उनके भविष्य को संवारने में बेहद मददगार साबित होगा। विद्यालय के चेयरमैन PL श्रीवास्तव ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे आगे चलकर डॉक्टर भाभा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बन सकते हैं। इस प्रकार की प्रदर्शनी के चलते उनके अंदर एक आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ती है। उनका प्रेजेंटेशन देखकर हमें भी खुशी होती है कि मेरे आगे चलकर ये बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। पूर्व प्रधानाचार्य दिनेश कुमार श्रीवास्तव का कहना रहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागृति उत्पन्न करना और उनसे वह जो सीखते हैं उस पर अमल करना इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य है। यही विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर MD विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इससे नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया और इसमें कुल 15 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार करके उसका बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है जो अविश्वसनीय है। कार्यक्रम की सफलता में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं जिसमें सौरभ श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, प्रशांत चौधरी, आदित्य, मुस्कान, सविता समेत अन्य का विशेष योगदान रहा। बच्चों में भविष्य के प्रति और विज्ञान के प्रति जागृति पैदा करना कि आप विज्ञान जो आप पढ़ते हो वास्तव में एक विज्ञान है और उससे जो हम सीखते हैं तो कैसे सीखें और कैसे उसको अमल करें और कैसे उस पर आगे बढ़ें, ये मेन उद्देश्य इसका ये है। और आजकल के बच्चे हैं थोड़े से बड़े होते हैं, माँ बाप उनको मोबाइल थमा देते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मतलब मोबाइल के पक्ष में मैं नहीं हूँ कि बच्चों को तुरंत मोबाइल दे दिया जाए, क्योंकि देखिए विज्ञान कहावत है कि विज्ञान एक वरदान भी है तो अभिशाप भी है। तो विज्ञान मोबाइल का प्रयोग अगर अच्छे कार्यों के लिए किया जा रहा है और अच्छा कर रहे हैं बच्चे तो उसमें नो डाउट कि उनके लिए वो अच्छी बात है। लेकिन आजकल 90% मैं दावा कर सकता हूँ कि बच्चे मोबाइल से उसका दुरुपयोग करते हैं, मोबाइल का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मोबाइल का काम उतना ही उनको देना चाहिए। और ये खास तौर से अगर देखा जाए तो कोरोना काल जब 2019-20 में जब आया तो ये बच्चों को वास्तव में मोबाइल देकर के बहुत ज़्यादा पंगु बना दिया। और आप देखते होंगे कि छोटे मोटे बच्चों के आँखों पे चश्मे भी लग गए। और चूँकि भाई हमने अभी बताया आपको विज्ञान एक वरदान है, तो इस तरह के प्रदर्शनी से ज्ञान और बढ़ेंगे बच्चे के। जी बिल्कुल ज्ञान बढ़ेंगे और ये उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही ऐसा कार्य किया गया है। काशी की प्राचीन एवं दिव्य परंपराओं के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से अखिल भारत हिंदू महासभा ने व्यापक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की।
सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी काशी की प्राचीन एवं दिव्य परंपराओं के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है। संगठन के केंद्रीय पर्यवेक्षक मुकेश शास्त्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस अभियान के अंतर्गत काशी की पवित्र पंचक्रोशी परिक्रमा और अंतर्गृह यात्रा के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार प्रसार हेतु विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। अपने आधिकारिक वक्तव्य में मुकेश शास्त्री ने कहा कि काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवंत आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा हजारों वर्षों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है जो काशी की आध्यात्मिक सीमा और भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के काशी खंड सहित अनेक प्राचीन ग्रंथों में पंचकोशी परिक्रमा का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा इसे करने वाले श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक फल, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो काशी है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मोक्ष का नगरी है। काशी सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी भी है। काशी में 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग है। इसी को देखते हुए सब नष्ट होते जा रहा है, तो हमारा सरकार से भी बात हुई है और अखिल भारत हिंदू महासभा जो नेताजी के परपोती है वो हमको विशेष दबाव डाली कि काशी में जितना 2 से 2.5 लाख मंदिरें हैं इसको सर्वे करना है। जो मंदिर में योजना नहीं लागू है उसको योजना लागू करना है और तमाम जन जन तक काशी के जो मंदिर है विदेश देश में नहीं पूरा विश्व में प्रचार करना है। काशी विद्वानों की नगरी है, मोक्ष का नगरी है और काशी के तरह कोई दुनिया में जगह ही नहीं है। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में हिमांशु कुमार का सुमधुर शास्त्रीय गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के हिमांशु कुमार का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग शंकरा की बंदिश शंकर महादेव देव से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात एक भावपूर्ण दादरा प्रस्तुत किया। बोलते श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी बजाई है तथा एक और सुप्रसिद्ध दादरा रंगी सारी गुलाबी की सुंदर प्रस्तुति दी और अंत में निर्गुण भजन साधो साधो प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को अनुग्रहित कर उनसे खूब वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा तथा हारमोनियम पर उज्ज्वल पाठक ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार श्रुति मंगलम का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की युवा कलाकार श्रुति मंगलम ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात झपताल के बंदिश व बोल कान्हा विनोदिनी, 3 ताल के बंदिश बोल भाव नृत्य से समापन किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन षड्ज अकादमी की निर्देशिका नंदिनी सिंह एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। रोहिया मैदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी का भव्य उद्घाटन हुआ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पद्मश्री अजीत वाडेकर की स्मृति में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी का भव्य उद्घाटन रोहिया मैदान मेडिकल ग्राउंड पर आयोजित हुआ, जिसे नेपाल की सांसद श्रीमती रेखा यादव मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि
दिव्यांग खिलाड़ी हार जीत के लिए नहीं बल्कि दिल से खेलता है। दिव्यांगजनों के साथ पारिवारिक स्तर पर भी भेदभाव होता है। यद्यपि कि उन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो वे सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ एवं ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संजय चौरसिया ने कहा कि क्रिकेट के माध्यम से हम लोग दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक का भाव जागृत करना चाहते हैं तथा दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सभी खेलों में उत्कृष्ट बनाना है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर A.K. नेमा, महासचिव क्रीड़ा परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सिस्टर संगीता J.K. संस्थापक केरल सोसाइटी, डॉक्टर अशोक चौरसिया महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा, राजन श्रीवास्तव प्रसिद्ध पूर्व रणजी क्रिकेट खिलाड़ी, डॉक्टर मनोज तिवारी, युग तिवारी संयोजक, अभिषेक पांडे सह संयोजक, नमिता सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तथा पद्मश्री अजीत वाडेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मदन मोहन वर्मा तथा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर तुलसी ने किया। BHU के मेडिकल ग्राउंड पर अटल बिहारी शताब्दी वर्ष में अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी के 10वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। इस बार अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी उत्तर प्रदेश और बिहार के टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज के रूप में खेला जा रहा है, जो कि बेस्ट ऑफ 3 के फॉर्मेट पर आधारित है, जिसमें 3 में से 2 मुकाबले जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की विजेता होगी। मैच के पहले मुकाबले में बिहार के कप्तान कुमार देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अमित कुमार ने 36 गेंदों पर शानदार 40 रन 5 चौके की मदद से बनाए। बिहार की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 141 रनों का स्कोर बनाया। उत्तर प्रदेश की तरफ से दिनेश कुमार व JP सिंह ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर विजयी लक्ष्य को हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से रंजीत ने 32 गेंद में 4 चौकों की मदद से सर्वाधिक 34 रन बनाए। बिहार की तरफ से दीपक व प्रताप ने 1 विकेट लिए। राहुल सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आशीष सेठ व अमूल्य उपाध्याय ने शानदार कमेंट्री किया। तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज 20 और 21 फरवरी अटल जी और हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान अजीत वाडेकर जी की स्मृति में जो पिछले 10 वर्षों से खेला जा रहा है, उसी दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि रुइया ग्राउंड साइंस ग्राउंड में खेला जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 3 मैच खेले जाएंगे। आज 1 मैच हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश विजयी रहा है। कल भी 2 मैच होंगे। हमारे आज के शुभारंभ के लिए हमारे बीच में, हम सबके बीच में मौजूद थी रेखा यादव जी, जो कि माननीय सांसद हैं नेपाल की, और उसके साथ में हमारे पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं माननीय राजन श्रीवास्तव जी, जो कि मुंबई से चलकर आए थे इसी आयोजन के लिए। वो उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और उद्घाटन हुआ। कल समापन में भी हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक के रहने की उम्मीद है, वो रहेंगे, और साथ में राजन श्रीवास्तव जी रहेंगे, और एक बहुत बड़े हमारे जो क्रिकेट के दिग्गज हैं राजेंद्र चतुर्वेदी जी, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। और इसका आयोजन पूरा डॉक्टर उत्तम ओझा जी की देखरेख में, हमारी जो नई युवा टीम है उसमें हमारे जो युग हैं, युग तिवारी हैं, अभिषेक पांडे हैं, कुछ नई टीम भी हमारी जुड़ी है, जो यंग लोग हैं वो आगे आए हैं और उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा आशा है। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, नई टीम को शुभकामना देता हूं, और जितने हमारे पूर्व के लोग हैं, हमारी संस्थाएं हैं दिव्यांगजनों की जुड़ी हुई, सभी लोगों का सपोर्ट है हमारे साथ में वैसे ही। और एक बहुत भव्य आयोजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है और कल भी मिलेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।